हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये क्वेश्चन आज के लेक्चर में। एक सर्कुलर लूप है जिससे करंट कितना पास कर रहा है, आई, ठीक, और इसका रेडियस कितना है ना। इस सर्कुलर लूप के चलते यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पे या सॉरी y डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B होगा म्यू नॉट I बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट I आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/0। ठीक है, मैग्नेटिक इसके एक्सिस पे वाई डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में दिया है कि इसके एक्सिस पे सेंटर से वाई डिस्टेंस की दूरी पे इस पोजीशन पे एक बहुत ही छोटा लूप दिया, कंडीशन दिया कि ए इज वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू आर। तो बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल लूप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एरिया, है ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंडीशन दिया है ना, तो इस कंडीशन में इसका एरिया जो है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म। इस कंडीशन का मतलब है यू हैव टू अज्यूम दिस रीजन टू बी अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये होगा तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये अगर सर्कुलर लूप है तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। दिस इज द एक्सप्रेशन। अब हम इससे बात करेंगे ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए इसके थ्रू जो फ्लक्स है उसको चेंज करना होगा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इसके थ्रू फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। एक तरीका ये कि इसमें जो करंट ट्रेवल कर रहा है आई, वो चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उस केस में when I is a function of time, ठीक, डी फाई बाई डी टी जो होगा वो होगा डी बी बाई डी टी इंटू एरिया। एरिया वैसे भी कांस्टेंट, और डी बी बाई डी टी क्या होगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सीधे लिखो म्यू नॉट आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 into r square plus y square to the power 3/2 into di by dt। ठीक है, तो di by dt का वैल्यू पुट करो। ठीक है, तुमको मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा, है ना। तो ये मिल जाएगा तो तुमको ईएमएफ इंड्यूस मिल जाएगा। ईएमएफ का पोलैरिटी कैसे निकालेंगे, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाला कॉन्सेप्ट। फ्लक्स बढ़ रहा है, प्राइमरी ऊपर होगा क्योंकि इसके चलते एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर, अलोंग द एक्सिस। फ्लक्स बढ़ रहा है तो सेकेंडरी नीचे होगा, प्लस घट रहा होता तो फ्लक्स सेकेंडरी भी ऊपर। तो एक रीजन तो ये हो। दूसरा रीजन इससे फ्लक्स चेंज करने का ये हो सकता है कि हम क्या बोले, इसको, इस छोटे से लूप को हम अवे मूव करेंगे ऊपर के डायरेक्शन में। मान लो कांस्टेंट स्पीड v, तो ये y क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करने लगेगा। तो जब y चेंज करेगा, है ना, when y is changing, ठीक है, तो उस केस में dy by dt क्या होगा, dy by dt होगा भी for the speed rate at which y is changing। तो at any distance y, b का वैल्यू तो ये, अब हमको निकालना है d phi by dt। ठीक है, तो d phi by dt में ये बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन ये 1 बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये तो कांस्टेंट नहीं होगा,
ये कांस्टेंट नहीं होगा तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक हम लोग को यूज करना होगा कि ये जो लिखा हुआ था r² + y² 3/2, हम इसको अगर ऊपर ले लें -3/2 लिख सकते हैं, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो -3/2 एलसीएम आएगा, ठीक। r² + y² एज इट इज लिख दो, क्योंकि पहले पावर होता है -3/2 -1, तो ये हो जाएगा -5/2 इनटू इसके अंदर का डिफरेंशिएशन, तो r² का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन 2y। तो ये पूरा जो डिफरेंशिएशन हुआ ना वो तो y के रेस्पेक्ट में, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t, तो इनटू dy/dt। याद रखना भले यहाँ माइनस साइन है लेकिन हमको तो लेना है मॉड, तो माइनस बाद में हटा देना, ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में माइनस प्लस तो एकदम डायरेक्शन से ही मतलब होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्शन मैनुअली देख लेते हैं लेंज लॉ से, तो इसलिए हम लोग माइनस के झंझट में नहीं पड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब तुमको क्वेश्चन में दे सकता है कि y is changing at y is equal to 2r, find the EMF, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या रखेंगे 2r और dy/dt का वैल्यू क्या रखेंगे d, करंट क्या निकालेंगे तो EMF अपॉन रेजिस्टेंस, समझ गए। अब देखो तो करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो लेंज लॉ से, कैसे, तो कैसे, तो जब ये दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होगा, तो फ्लक्स इससे घट रहा है, तो प्राइमरी ऊपर सेकेंडरी भी, अगर ये नीचे आ रहा होता तो फील्ड इससे, ध्यान दीजिएगा, फील्ड इससे बढ़ रहा होता, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता, बढ़ रहा होता, तो प्राइमरी नीचे, प्राइमरी ऊपर सेकेंडरी नीचे होता, ठीक है, तो दिक्कत इसमें नहीं, ध्यान देना ये जो भी एक्सप्रेशन आया विथ माइनस, अगर ये ऊपर जा रहा है तो dy/dt पॉजिटिव होगा, है ना, EMF इंड्यूस का एक सेंस होगा, अगर ये नीचे आने लगेगा तो dy/dt नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y जो है वो घट रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो पोलैरिटी पलट जाएगा। तो ये सब नेगेटिव पॉजिटिव बताते हैं, बट हम लोग उतने इस चीजों पे नहीं पढ़ के हम लोग सीधे लेंज लॉ से देख लेते हैं, हम लोग बस मॉड निकालते हैं, मॉड ऑफ d∅/dt को क्या लिख देते हैं, समझ गए चीज। ये सेम क्वेश्चन को ना सेंटर पे भी रख के कर सकता है, सेंटर पे रख देता, बोल देता फ्लक्स निकाल, फ्लक्स जो हो जाता μ0 I/2r × π, ठीक है, ये हो जाता अगर सेंटर पे। देखो ये क्वेश्चन, एक सोलेनॉइड है, ठीक है, तो सोलेनॉइड के अंदर में छोटा सा लूप, ठीक, तो इस छोटे से लूप से फ्लक्स कितना होगा, तो हम लोगों ने जैसा कि पहले भी निकाल रखा है, फ्लक्स होगा μ0 N I, ठीक है, μ0 N I, अगर किसी टाइप पे करंट I है पाई a, ये होगा μ0 N I, हो गया उसके अंदर का फील्ड, ठीक है, और पाई a। प्राइमरी फील्ड किधर है, इधर की तरफ, है ना। क्वेश्चन में दिया कि करंट इन द सोलेनॉइड डिक्रीजेस फ्रॉम I0 to 0 इन गिवन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में दिया है उस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज किया I0 से 0 एंड इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to I0 इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, इन सेम टाइम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि इस सोलेनॉइड में t = 0 पे करंट था I0 और कुछ समय बाद, है ना, लेट अस सपोज ΔT टाइम बाद, ठीक है, इसमें करंट हो गया 0, उसके बाद फिर गिवन डायरेक्शन में करंट डिक्रीज किया, अब उसके बाद ना अपोजिट ΔT टाइम बाद अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंक्रीज करने लगा, इंक्रीज करने लगा मतलब ऐसे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, उल्टा,
इंक्रीज करना है, ठीक। तो T इज इक्वल टू डेल्टा T प्लस डेल्टा T, फिर से डेल्टा T बाद और फर्दर डेल्टा T के बाद इसमें फिर से करंट कितना होगा, I नॉट, ठीक है। तो तुमको बताना है कि इस लूप से टोटल फाइंड द टोटल फ्लो ऑफ चार्ज टू ए पॉइंट इन द गिवन लूप। इस लूप के इस पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने दिखा दिया, मान लो पॉइंट P, इससे टोटल चार्ज कितना फ्लो किया होगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान। फ्लो टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है कि क्योंकि इस पूरे सोलेनॉइड से हर इंस्टेंट करंट चेंज कर रहा है, तो चेंज करने के चलते इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा होगा तो इससे क्या चेंज कर रहा होगा, इससे करंट चेंज कर रहा होगा, सॉरी हाँ, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा होगा। तो करंट इंड्यूस कर रहा होगा तो इसमें फ्लो ऑफ चार्ज होगा। समझ गए चीज को, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। तो इससे क्या चेंज कर रहा है, करंट चेंज कर रहा है। तो डी फाई बाई डी टी कितना आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू पाई ए स्क्वायर, सॉरी इंटू डी आई बाई डी टी। ये जो डी आई करंट है वो डी आई करंट होगा इस वाले से, मतलब ये जो आई करंट है ये करंट है सोलेनॉइड से, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे इसका मॉड ले लेते हैं, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे करंट थ्रू दिस, ठीक है, सर्कुलर लूप। तो मान लेते हैं इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं आई डैश, और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर है, ठीक। पाई डैश क्या हो जाएगा, डी पाई बाई डी टी अपॉन 1 बाई आर, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन पाई ए स्क्वायर अपॉन आर डी आई बाई डी। ये जो आया वो आई डैश, तो आई जो था वो किसी इंस्टेंट इससे करंट है सोलेनॉइड से, और आई डैश जो है वो करंट है थ्रू दिस लूप। लेकिन हमको आई डैश तो निकालना नहीं, हमको निकालना है टोटल फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो दो हाफ में तुमको सबसे पहले देखना होगा कि इस लूप में करंट का डायरेक्शन किधर होगा। क्यों इसलिए हम ये बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए ना क्योंकि एक हाफ के लिए इससे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है और दूसरे हाफ के लिए इससे फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, सॉरी पहले हाफ के लिए इससे फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है और दूसरे हाफ के लिए इससे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हाफ में देखो, पहले हाफ में फ्लक्स इससे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो प्राइमरी फ्लक्स किधर है, इधर। तो सेकेंडरी फ्लक्स किधर होगा, इधर ही, ठीक। अब आओ दूसरे हाफ के लिए, दूसरे हाफ के लिए इससे करंट इंक्रीज कर रहा है ना। तो करंट इंक्रीज कर रहा है, प्राइमरी फ्लक्स किधर है, मतलब प्राइमरी फील्ड लाइंस किधर है, इधर। क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, दूसरे हाफ के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंक्रीज कर रहा है ना। पहले करंट का डायरेक्शन इधर था, ये घट के 0 हुआ, फिर 0 से बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में आई नॉट पर। फील्ड फ्लक्स इससे बढ़ना शुरू किया, लेकिन फील्ड लाइंस प्राइमरी किधर है, इधर। तो बढ़ रहा है तो सेकेंडरी किधर होगा, इधर होगा। ये दोनों ही केसेस में सेकेंडरी जो लूप से का सेकेंडरी फील्ड लाइंस है वो सेम डायरेक्शन, मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी टू डेल्टा टी तक, इससे करंट का डायरेक्शन नहीं बदला। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट से जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस पर फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन कांस्टेंट, ठीक है। करंट का डायरेक्शन भले एक समय के लिए फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, दूसरे समय के लिए फ्लक्स एक फ्लक्स समय के लिए फ्लक्स डिक्रीज कर रहा था, दूसरे समय के लिए फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। समझ गए इस चीज को, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम इस फंक्शन को क्या लिख देते हैं, आई डैश को हम लिख देते हैं डी क्यू बाई डी टी, ठीक। तो ये डी टी क्या कर जाएगा, कट कर जाएगा,
जब तक इसका फ्लक्स चेंज किया तब तक इसका चार्ज चेंज किया, कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगा कि इनिशियली है ना, जब चीजें शुरू हुई तब इससे टोटल चार्ज कितना पास किया होगा, 0, ठीक। और फाइनली जब चीजें खत्म हुई तो इससे टोटल चार्ज कितना पास किया, कैपिटल, ठीक। अब इधर जो मैंने इंटीग्रेशन लगाया है उसमें ये सारे कांस्टेंट है, लेकिन ये डी बचा। इनिशियली करंट था I0 और फाइनली करंट जो है I0, दोनों इंस्टेंट में करंट सेम है, इनिशियली भी I0 है, फाइनली भी I0 है, लेकिन करंट के डायरेक्शन अपोजिट है। इनिशियली करंट इधर, फाइनली करंट इधर है। इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, बात को समझना। इसको नेगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो माइनस I0 से I जो वैल्यू किया वो माइनस I0 से कहाँ तक वैल्यू किया, I0 तक। तो Q बराबर आ जाएगा, है ना, I माइनस ऑफ माइनस I मतलब 2I0, तो म्यू नॉट एन पाई ए स्क्वायर 2I0 अपॉन, दिस इज योर आंसर, दिस इज द टोटल चार्ज। ऐसा इसलिए किए क्योंकि करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज है। अब अगर ऐसा होता कि पहले आपके लिए, है ना, इंड्यूस करंट ऐसा होता या ऐसा होता, दूसरे हाफ के लिए ऐसा होता, तो भाई जितना चार्ज पहले आप में ऐसे फ्लो किया दूसरे हाफ में ऐसे फ्लो कर जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में, मतलब नेट चार्ज फ्लो 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे डबल। समझ गए इस चीज को? कोई दिक्कत इसमें? इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 0 से Q और I0 से माइनस I0 से 0, ऐसा कर दो, ठीक है। और उसके बाद में 2 से इंटू कर दो, बाद में 2 से इंटू कर दो, ये 0 से I0 2 से इंटू कर दो, ठीक है। बात वही हुआ क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज हमेशा ऐड ही हो। अब ये क्वेश्चन देखो, एक सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक, और इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B। ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड रीजन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इस इंटरफेस के अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ये जो डिस्क है, ये डिस्क बोल रहे हैं, ये जो लूप है, ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप कंडक्टिंग वायर का बना हुआ है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट पे पाइवोटेड है। तो पाइवोटेड है मतलब इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकते, और T एट T इज इक्वल टू 0, ये सिचुएशन ऐसा है, ठीक है। मतलब कि ये जो डायमीटर है इसका, है ना, वो इस इंटरफेस से कॉन्साइड है। अब T इज इक्वल टू 0 पे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना चाहिए, तो रोटेट करेगा तो ये वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करना शुरू कर, ठीक है, ये वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करना। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हमको ग्राफ बनाना है EMF इंड्यूस वर्सेस टाइम, इसके क्रॉस EMF इंड्यूस वर्सेस टाइम। तो सबसे पहले एनालाइज करो तो की होगा, तो अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, T होगा 2 पाई बाई न्यू, है ना। तो ध्यान देना, एक टाइम पीरियड में ये एक सर्कल कंप्लीट करता है, हाफ टाइम में कितना करेगा, हाफ सर्कल, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 0 से लेके T इज इक्वल टू T/2 तक, ठीक है ना। T/2 पे ये कैसा हो जाएगा, तो ये मान लो इंटरफेस था, तो ये ऐसा हो, पूरा का पूरा कंप्लीट सेमी सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इंटर करते हैं। तो T इक्वल टू 0 से लेके T इक्वल टू T/2 तक जैसे जैसे ये टर्न कर रहा होगा वैसे वैसे एरिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड रीजन इंक्रीज करेगा, ठीक है। और किसी टाइम T पे एट एनी टाइम T, ठीक, ये लूप कुछ इस तरह, ये पाइवोटेड है, ठीक है, मतलब इतना पार्ट इंटर किया है, इतना पार्ट अभी बाहर है,
टी इक्वल टू टी बाई टू बाद ये कुछ ऐसा होगा, कंप्लीटली अंदर हो जाएगा। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जब ये ट्रांजिशन करेगा तो इस लूप से फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा? तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन एरिया अंडर द रीजन, मैग्नेटिक फील्ड रीजन इज इंक्रीजिंग, हेंस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, फ्लक्स क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। तो एट एनी टाइम टी, हम बस इतने टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, एट एनी टाइम टी इससे फ्लक्स कितना होगा? तो लेट अस सपोज टी टाइम बाद ये लूप इतना अंदर आ चुका था, और ये वाला जो आर्क है वो सेंटर पे, ठीक है, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। ठीक, और ये थीटा कितने के बराबर होगा? ओमेगा इंटू टी के बराबर होगा ना, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो टी टाइम बाद तुम कितना एंगल रोटेट करोगे? ओमेगा टी। तो इतना एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर लाई कर रहा है। इतना एरिया है कितना? तो ये होगा ए बराबर आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ ए एरिया मतलब कि सबटेंडेड बाई एन आर्क, इस आर्क के द्वारा कितना एरिया सबटेंड होगा? आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। ठीक है, या 1/2 आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी इसमें नहीं। ये एरिया हो गया। फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा, सॉरी फाई बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी इंटू एरिया, दैट इज बी इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। इसको लिख सकते हो बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई, ये हो गया इससे। तो देखो ये फ्लक्स इससे जो है ना, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है ना, लेकिन रोटेशनल वाला जो मोशन आता है ना उसमें रिपीटिशन होता है। तो ये कब तक बढ़ेगा? बस t/2। t/2 के बाद क्या होगा? t/2 के बाद ये निकलना शुरू कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? निकलना शुरू। फ्लक्स क्या करना शुरू करेगा? डिक्रीज करना शुरू। ठीक है, तो जब ये इंक्रीज कर रहा था t0 से लेकर t/2, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, तो d∅/dt कितना होगा? तो b आर स्क्वायर बाई 2 d थीटा/dt, या तो ऐसे लिख दो। ठीक है, और बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 क्या आ जाएगा? ठीक है, यही हो गया ईएमएफ। तो ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट है कब तक? t0 से t/2 तक। ईएमएफ होगा कितना? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। करंट कितना होगा? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। और अगर ध्यान दीजिएगा, एक चीज थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। मैंने आर स्मॉल लिया है, आर स्मॉल लिया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को अगर मैं मान लूं आर, रेजिस्टेंस पूरे फ्रेम का, तो ये हो जाएगा बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अब किस डायरेक्शन? तो t0 से लेकर t/2 तक। ठीक है, इससे फ्लक्स इंक्रीज की। तो प्राइमरी फील्ड किधर है? इधर। सेकेंडरी फील्ड किधर होगा? इधर। ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। इधर का मतलब करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, या फिर यहाँ दिखा दो ऐसे करंट ट्रेवल कर रहा होगा। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, कितना होगा? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई आर, और ईएमएफ कितना होगा? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 कांस्टेंट। ठीक है, अब आओ सेकेंड हाफ में। तो सेकेंड हाफ में क्या होगा? सेकेंड हाफ में ये निकलना शुरू कर देगा। ठीक है, इस पोजीशन है, कुछ समय बाद ये इसका पोजीशन ऐसा हो जाएगा, है ना। तो एरिया जो है अब निकलना शुरू कर देगा। निकलना शुरू किया तो फ्लक्स डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो फ्लक्स डिक्रीज करना शुरू करेगा तो प्राइमरी बाहर, सेकेंडरी बाहर, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। लेकिन ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, करंट का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट रेट से निकलता है। ओमेगा इज कांस्टेंट।
ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन जो है वो बस अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड वही है। ईएमएफ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगा। इस केस में पोलैरिटी क्या होगा, कहीं पे भी कट कर दो, ठीक है, और ऐसे कहीं पे भी कट कर दो, इस बार पोलैरिटी ऐसा है, ठीक है, दोनों में सेम ही पोलैरिटी हो गया क्या, ओ सॉरी, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, इधर से निकलेगा, इधर से ठीक। तो बोल रहा है कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ना, तो करंट जो होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट के केस में हमको ईएमएफ का डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव। अब हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो t इक्वल टू 0 से t/2 पे ये केस था, t/2 से फिर फर्दर t के लिए ये होगा, फिर t से 3t/2 तक ये केस होगा, फिर 3t/2 से 2t तक फिर ये केस होगा। ये केस पॉजिटिव है, ये केस नेगेटिव है। तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, ग्राफ सिंपली ऐसा प्लॉट होगा, ठीक है। पहला मार्क कर लो 0, t/2, t, 3t/2, 2t, ऐसे कर। तो 0 से t/2 मैग्नीट्यूड इतना, लेकिन डायरेक्शन ऐसा, तो इससे क्या चलता है, करंट क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव हो। मैग्नीट्यूड इतना, करंट ऐसा, तो इसके चलते एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट के लिए फिर ये ऐसा, फिर नेक्स्ट के लिए ऐसा। करंट का पोलैरिटी, ईएमएफ का पोलैरिटी जो है वो बदल रहा है विच टाइम। तो इस जब पोलैरिटी बदलता है, कभी पॉजिटिव हो, कभी पॉजिटिव, मतलब कभी इधर पॉजिटिव टर्मिनल, कभी इधर पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस तरह के करंट को अल्टरनेटिंग सोर्स बोलते हैं। ये क्या हो गया, अल्टरनेटिंग सोर्स। अगर इसके लिए हम करंट का डायग्राम बनाए तो करंट का भी डायग्राम ऐसा ही होगा। ये वैल्यू कितना आएगा, VR² यही अगर I वर्सेस R आएंगे तो I वर्सेस T बनाएंगे, तो I वर्सेस T का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे डिवाइड कर देना है 2R, ये कर देना है। अब हम लोग जो EMI का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है मोशनल। मोशनल ईएमएफ का मतलब ये हम लोग का पीछे वाला ही पोर्शन से मतलब रिलेटेड है। हम लोग वो केस को स्पेशली देख रहे हैं जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का रीजन जो था वो मोशन था। जैसे इसका जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, वो किस कंसीडर में आएगा, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था, एक लूप था, इसको मैं बाहर ले जा रहा हूँ, इसके मोशन के चलते ये फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, तो इसको हम लोग मोशन ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन इसमें मोशनल ईएमएफ के केस में हम लोगों को थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलना होगा, इसीलिए हम लोग ये टॉपिक को मतलब एडिशनल पढ़ते हैं, ठीक है। अलग से इस पे हम लोग अपना एनालिसिस करते हैं। मोशनल ईएमएफ का हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस अब बदल रहे हैं, ठीक है। अब तक ध्यान, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया था कि जब ये v वेलोसिटी से आगे जाएगा तो ये जो एरिया है उससे फ्लक्स जो है वो घटना शुरू करेगा, क्योंकि एरिया घट रहा है ना, तो ईएमएफ इंड्यूस। लेकिन हम लोग बात किए थे टोटली फ्लक्स, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इस v वेलोसिटी के चलते जो वायर फ्रेम का हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, उस इंडिविजुअल वायर्स पे कोई फर्क पड़ता है, मतलब इतने पार्ट पे, इतने पार्ट पे, इतने पार्ट पे, इसको कंप्लीटली अंदर कर दो, ठीक है। इसको, इस पूरे लूप को हम 4 अलग अलग वायर में डिवाइड कर, ठीक है, 4 अलग में डिवाइड कर दी। तो क्या इस मोशन के चलते इस वायर
इस वायर और इस वायर में कोई फर्क पड़ता है? हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से नेट ईएमएफ तो निकाल लेंगे, नेट रेजिस्टेंस भी हमको पता है, हम करंट भी निकालेंगे, लेकिन अब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इंडिविजुअल वायर, ठीक है, वही इस चीज में आएगा मोशन। बात तो समझ, मान लो हम इस थिन वायर को कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा इसका हम क्रॉस सेक्शन बढ़ा के दिखाते हैं। मान लो ये वायर कुछ ऐसा है, ठीक है ना, और इसको मैं इधर कांस्टेंट स्पीड v से, ठीक। फ्लक्स का तो बात हम लोग तब करते हैं, है ना, जब मेरे पास एक क्लोज लूप है ना, तो उससे हम फ्लक्स का बात करते हैं। बट दिस इज ए वायर, सिंपली वायर, थोड़ा सा हम इसको ब्रॉड दिखा रहे हैं, है ना, इससे हम फ्लक्स का बात तो नहीं कर सकते, है ना, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का बात नहीं कर सकते, ईएमएफ इंड्यूस का उस तरह से बात नहीं कर सकते। लेकिन ये जब वायर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव कर रहा है, कितने स्पीड से, v स्पीड से, तो इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में इसमें कोई फर्क पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए क्या देखना है कि हम जानते हैं कि ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर में लाई करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज कितना होगा, माइनस, ठीक। अब जब ये रॉड v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इसके अंदर लाई करने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी v स्पीड से इधर जा रहे हैं, है ना, मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल e, है ना, नेगेटिव e, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में v स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। तो हमको पता है कि whenever a charge particle moves in a magnetic field region, magnetic force act, कहाँ एक्ट करेगा, तो परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो मोशन किधर है, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, तो v क्रॉस v का डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, नीचे, है ना। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसा लगेगा, नीचे। अब एक बात को समझना, अगर ये इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट होता, फ्री टू रोम इन थ्रू आउट द रीजन होता, इसका पाथ कैसा होता, सर्कुलर। लेकिन इस केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो नीचे लगा, डेफिनेटली सारे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये सर्कुलर पाथ में नहीं मूव कर सकता, क्यों, क्योंकि इसके लिए मूव करने के लिए रीजन जो है वो बस ये रॉड का ही, रॉड के अंदर में, रॉड से ये बाहर तो नहीं निकल सकता। दूसरा बात, इसका वेलोसिटी का हमेशा डायरेक्शन इधर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि रॉड का वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा, इधर रहेगा, है ना। हमने क्या दिया है कि ये रॉड कांस्टेंट v से इधर जा रहे हैं, तो हम लोग को और कोई केस समझना ही नहीं, हम लोग को बस यही मान के चलना है ये पूरा सिस्टम जो v स्पीड से इधर ही जा रहा है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे हमेशा फोर्स कहाँ लगेगा, v स्पीड नीचे लगेगा, समझ में आया। तो इस फोर्स के चलते किधर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स विल बी इक्वल टू ई वी क्रॉस v, ठीक है, किस डायरेक्शन, नीचे के डायरेक्शन में, विथ नेगेटिव, अगर वेक्टर में लिखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव, v क्रॉस v ऊपर है तो फोर्स नीचे, ओके, नीचे लग रहा है। मैग्नीट्यूड के टर्म में फोर्स कितने के बराबर आएगा, ई वी वी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर। अब इस फोर्स के चलते ये सारे इलेक्ट्रॉन किस एंड पे जाना चाहेंगे, इस एंड, फोर्स का है नीचे, इस फोर्स के एंड पर तो ये सारे इस एंड को आना चाहेंगे। तो क्या होगा, इस रॉड के इस एंड पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, तो इस एंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, घटने लगेगा। मतलब कि हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेंगे, ये एंड जो हो जाएगा वो नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये एंड जो हो जाएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसा बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ पे सरप्लस हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाएगा। मतलब अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हम E प्लस का
एक्यूमुलेशन कंसीडर कर लेंगे। ये किसके चलते हुए? ये पोलराइजेशन मैग्नेटिक फोर्स के चलते। अब देखो, जब कोई पोलराइजेशन नहीं था तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली अरेंज, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? 0। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पोलराइज होने लगेंगे, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव का एक्यूमुलेशन और यहाँ पे पॉजिटिव का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होने लगेगा। किस डायरेक्शन? नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक, ई भी प्रोड्यूस है ना। तो ट्रांजिशन समझो, इस मैग्नेटिक फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट होने लगा और साइमल्टेनियसली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा होगा वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेशन बढ़ना शुरू होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन यहाँ बढ़ना शुरू होगा, है ना, इन दोनों पोजीशन के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि किसी समय इन दोनों के बीच के रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, है ना, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी है B, है ना। तो अभी इन दोनों के इन्फ्लुएंस में अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस रीजन में होगा, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा एक ही साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं घूम जाएंगे। ये एक ट्रांजिशन है कि इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना शुरू करेंगे, यहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट होना शुरू करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट होना शुरू करेंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन अब इस रीजन में मौजूद है उस पर अब 2 फोर्स लगेगा। किधर? तो नीचे लगेगा F मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है, और ऊपर लगेगा F इलेक्ट्रिक। F मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? -EV क्रॉस V, और F इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? -E × V। तो शुरू में जब कम इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हुआ होगा तब ये स्ट्रेंथ वीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन धीरे धीरे एक्यूमुलेशन बढ़ने के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ना शुरू करेगा। ये एज इट इज रहेगा लेकिन ये बढ़ना शुरू करेगा, और एक ऐसा वैल्यू अटेंड करेगा E जब Fe बराबर क्या हो, मतलब ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। लॉरेंज फोर्स बताए थे ना, Fe + Fb, ठीक, मतलब कि -E वेक्टर + V क्रॉस V इजिकल टू हमको 0 करना है। तो ये 0 कब होगा? तो हम लोग जानते हैं ये 0 होगा जब E वेक्टर बराबर होगा -V, मतलब कि जिस डायरेक्शन में V क्रॉस B है, जिस डायरेक्शन में V क्रॉस B था ऊपर, उसके जस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, वो नेगेटिव साइन बता रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना वो VB के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? इस केस में क्योंकि 90 डिग्री है तो VB बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इससे क्या हुआ? इससे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अटेन हो गया, जब ये कंडीशन स्टैब्लिश हो गया, तो अब इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक है, उस पर नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया मतलब अब फर्दर इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन इस रीजन में और पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इस रीजन में नहीं हो, ये कहलाएगा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना इक्विलिब्रियम का, वो बड़ा इमीडिएट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत समय लग रहा है, ये इमीडिएट होता है। जैसे ही हमने इसका मोशन शुरू किया ना, विद इन ए वेरी स्मॉल मतलब ऑफ सेकेंड, वैल्यू ऑफ सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड में ही ये ट्रांजिशन अकर हो जाता है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैब्लिश्ड हो जाता है, ठीक है। V क्या है? स्पीड है। B क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, सिंपली ई डी। तो ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये बता रहा है कि डायरेक्शन हो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो इसको अपना आपको उतार लो। तो क्या जाने इसमें कि जैसे ही हम लोग कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना शुरू किए, है ना, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ और ये इमीडिएटली एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन किया, जिसमें वेलोसिटी अगर इधर है ना, तो ध्यान देना, रॉड के वेलोसिटी के अलोंग फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, ठीक है ना, ये मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर वेलोसिटी के अलोंग हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। तो ये जो डायरेक्शन है वो बी क्रॉस बी, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे का डेवलप करने का मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। और एट इक्विलिब्रियम ई जो होगा वो बी बी के बराबर होगा, या फिर ई वेक्टर बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस, ठीक। तो इस रीजन में क्या क्रिएट हो चुका है, इस रीजन में क्रिएट हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऑलमोस्ट क्या कंसीडर करेंगे, मतलब अगर ये एंड और ये एंड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस एंड और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर जाएगा। मतलब ये एक बैटरी के जैसा बिहेव करेगा, है ना, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ, ठीक है, वो ईएमएफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या करता है, घटता है। तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल, सच दैट ईएमएफ बराबर, है ना, क्या होगा, ई डी के बराबर होगा। और अगर ये लेंथ दे रखा है एल, ठीक है, तो ईएमएफ बराबर होगा ई इंटू एल, कितना, बी एल, ठीक है। कितना हो गया, ई का वैल्यू हम लोगों ने रख दिया बी बी, तो क्या आ जाएगा, बी एल बी। कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, ये, कौन सा एंड नेगेटिव होगा, ये, है ना। ऐसे इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे कि अगर एक बहुत छोटा एलिमेंट है डी एल, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है माइनस बी क्रॉस बी, ठीक है। तो इस एंड और इस एंड के अक्रॉस डीएल का डायरेक्शन ये ले रहे हैं, इस एंड और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इस एंड और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालेंगे बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ से, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस ई क्रॉस बी डॉट डी, ये कितना आ जाएगा, ये एक माइनस माइनस साइन पहले से, ठीक है, और इसमें खुद एक माइनस, ये आ जाएगा बी क्रॉस बी डॉट डी। ऐसे अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो बी क्रॉस बी कितना हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, डीएल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डीएल हो जाएगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो बी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर, ठीक है। तो दिक्कत, डीएल का डायरेक्शन किधर है, नीचे, या फिर डीएल को पलट दो, डीएल भी ऊपर ही की तरफ लो, नीचे की तरफ क्यों लेंगे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ये आ जाएगा बी बी डी एल, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक करते हैं। डीएल का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो ये इनिशियल पॉइंट होगा, लेट अस सपोज ए, ये फाइनल पॉइंट होगा बी, तो बी ए से डी बी का इंटीग्रेशन, बी ए से डी बी, 0 से एल, कितना आ जाएगा, बी बी माइनस बी ए बराबर बी एल, बी बी हायर पोटेंशियल, ये लोअर,
ठीक, क्या ये तो मैथमेटिक्स है ना, इतने बड़े हम लोगों को प्रोसेस में जाना नहीं है, ये सीधे आ जाएगा, इसी को हम लोग ईएमएफ बोल रहे हैं। हम लोग सीधे दिमाग लगा लेंगे, ठीक है ना, कि भाई v क्रॉस b का डायरेक्शन था, जिस डायरेक्शन में v क्रॉस b होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। समझ गए चीज को? ठीक है, तुम सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, तुम पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस लो, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन इधर होगा, नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन इधर होगा, मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। कितना होगा ईएमएफ? बीएल। कितना होगा? बीएल। इसी को हम लोग क्या बोले? मोशनल बोले। तो हम इस रॉड को एक ईएमएफ के सोर्स के जैसा कंसीडर कर सकते हैं, इस तरह, जिसका ये टर्मिनल होगा पॉजिटिव, ये टर्मिनल होगा नेगेटिव, और इस रॉड का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। तो ये हो गया ई, ये हो गया आर। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो पूरे रॉड है उसका रेजिस्टेंस आर हो गया, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो इस बैटरी का ईएमएफ कितना? ठीक है, मान लो एक रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है B, और इसको हम कुछ इस तरह मूव कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू द लेंथ इसका स्पीड है VB, और अलोंग द लेंथ इसका स्पीड V है। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड मान लो क्रॉस दिए हैं, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके चलते। अब ये देखो, ये VA ऊपर है तो V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा? VA ऊपर गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो V क्रॉस B का डायरेक्शन इधर होगा, मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव होना चाहिए। तो ध्यान देना, हम लोग जो वायर कंसीडर करते हैं और रॉड जो कंसीडर करते हैं वो थिन रॉड होता है, तो हम लोग ये जो एक्युमुलेशन हो रहा है वो इसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये मेरे लिए काफी थिन है, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट क्या कर रहे होंगे? ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कभी भी मोशनल ईएमएफ को नहीं कंसीडर कर देंगे फॉर द कंपोनेंट अलोंग द रॉड। मोशनल ईएमएफ is 0 of the velocity component along the rod, परपेंडिकुलर टू द रॉड के लिए ये प्लस ये माइनस, ईएमएफ बराबर होगा बी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? बीबी या बीएलबी। समझ गए चीज को? ठीक है, और इसी को हम लोग मोशनल ईएमएफ बोल रहे हैं। दिस इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। यही क्या कहला रहा है? मोशनल, क्योंकि ये मोशन के जगह। और इस मोशनल ईएमएफ इसको अलग से क्यों देखें? क्योंकि इस ईएमएफ के लिए हम लोगों को फ्लक्स चेंज को तो कंसीडर करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोगों ने कोई केस फ्लक्स चेंज का बात नहीं की, हम लोग सिर्फ मोशन के चलते ये ईएमएफ को डेवलप कर। ठीक, अब अगर मान लो ऐसा ना देखिए, ऐसा ना देखिए, कुछ इस तरह दिया था V, ठीक, और ये एंगल थीटा दिया, थीटा तो कुछ भी दिया जा सकता है, ये एंगल भी थीटा दिया जा सकता है, लेकिन अभी हम ये थीटा, तो क्या करोगे? रिजॉल्व करोगे, ये हो गया V cos sin थीटा, और ये कितना हो गया? V cos थीटा अलॉन्ग हो गया, V sin थीटा परपेंडिकुलर हो गया, तो मोशनल ईएमएफ सिर्फ इसके चलते होगा, कितना? BLV sin थीटा। समझ गए इस चीज को? इसके चलते होगा मोशनल ईएमएफ, इस वाले कंपोनेंट के चलते कितना? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं मोशनल ईएमएफ के एग्जांपल में। सबसे पहला ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग मोशनल ईएमएफ से करें। क्या दिया है कि ये फ्रेम को हम v स्पीड से इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो बताना है इस पूरे फ्रेम से इंड्यूस करंट कितना होगा, है,
तो बेसिकली हम पूरे फ्रेम का क्या निकालना चाहेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे, और पूरे फ्रेम का हम क्या निकालना चाहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये फ्रेम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसको 4 है ना वायर के फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, 4 रॉड के फॉर्म में देख रहे हैं। एक ये जो कि इधर जा रहा है 20 फीट, एक ये जो कि इधर जा रहा है 20 फीट, एक ये जो कि इधर जा रहा है 20 फीट, और एक ये जो इधर जा रहा है, सॉरी इधर ही जा रहा है 20 फीट, ठीक। तो ध्यान देगा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें हम लोग मोशनल ईएमएफ का बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में नहीं एग्जिस्ट करता, तो इस वायर में कोई मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं करता, ठीक। ये वाला जो वायर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एग्जिस्ट करता है, और प्लस वेलोसिटी जो है वो रॉड से परपेंडिकुलर है, इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप करेगा, ठीक है। सच दैट कि अगर V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, इस तरह, ठीक है। और इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R। ईच वायर हैज द रेजिस्टेंस R, है ना। ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R, नेगेटिव बराबर होगा तो BLV। अब आप इसको देखो, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है ना, यहां से यहां तक का, वो अलोंग द वेलोसिटी है ना, ये लेंथ जो है वो अलोंग द वेलोसिटी है, तो इसमें कोई मोशनल ईएमएफ नहीं डेवलप करेगा, इसमें भी कोई मोशनल ईएमएफ नहीं डेवलप करेगा। तो इस पूरे इक्विवेलेंट फ्रेम का सर्किट कैसा होगा, ये वायर का रेजिस्टेंस R और ईएमएफ E I, इस वायर का ईएमएफ 0 लेकिन रेजिस्टेंस होगा R, इस वायर का ईएमएफ 0 लेकिन रेजिस्टेंस होगा R, क्योंकि सबका R है ना। इस वायर का ईएमएफ 0 लेकिन रेजिस्टेंस होगा। अब करंट क्या होगा, तो सिंगल लूप बन रहा है, तो सिंगल लूप में सब सीरीज में होंगे, R + R + R + R, 4R, ईएमएफ कितना है E, I बराबर होगा E बाई, और E कितना है BLV। तो ध्यान देना, हम जब पिछले क्वेश्चन में जब ये कराए थे ना, तो इस केस में भी भले हम लोग एरिया चेंज करके फ्लक्स को d∅/dt किए थे, लेकिन ईएमएफ जो आया था वो नेट ईएमएफ BLV ही आया। इस केस में भी क्या आया, BLV ही आया। समझ में आएगा, ठीक है। तुम चारों का रेजिस्टेंस अलग अलग ना दिखा के, क्योंकि 4 एज है तो टोटल रेजिस्टेंस तो 4R हो जाएगा, सिर्फ एक जगह पे 4R भी दिखा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए, अगर ये पूरा का पूरा फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट भी मैग्नेटिक फील्ड में, ये वाला पार्ट भी मैग्नेटिक, ठीक। तो बताओ तो इससे इंड्यूस करंट कितना होगा, तो फिर से वही बात, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ मोशनल ईएमएफ से ही बनाएंगे, ये लेंथ और ये लेंथ अलोंग द वेलोसिटी है, मतलब इस लेंथ और इस लेंथ में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं है, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस। ये वाला में वेलोसिटी जो लेंथ से परपेंडिकुलर है, तो V क्रॉस B कहाँ आएगा, ऊपर, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ईएमएफ कितना होगा E, इसका लेंथ L है, वेलोसिटी V है, तो ईएमएफ होगा BLV। अब आप इस लेंथ, ये लेंथ भी इधर जा रहा है, तो V क्रॉस B, क्रॉस अंदर, B इधर, B क्रॉस B का अंदर डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर, तो ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, है ना। तो इसके लिए भी जो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस लिखा दो, और इसके लिए भी E का वैल्यू BLV ही होगा, क्योंकि इसका लेंथ भी L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, वेलोसिटी V है, ठीक। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे बस दिखा देते हैं। अब आप इंड्यूस करें, ठीक है। इस सर्किट में करंट क्या होगा, 2 सेल हो गए ना, तो इस सर्किट में करंट निकालने का तरीका ध्यान देना, ध्यान से सुनिए। किरचॉफ लॉ लगाते हैं, इस पॉइंट से मान लेते हैं करंट है ऐसा, I -IR + E
माइनस आई आर, करंट के अलाउंग यहां से यहां आएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, माइनस ई माइनस आई आर बराबर 0। अब देखो तो ई और माइनस ई क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तो ये सारा आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। इस सर्किट का नेट ईएमएफ क्या आ जाएगा 0। ये ई और ये ई एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ, मोशनल ईएमएफ से तो कैसा हुआ ये समझ में आया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये पूरा का पूरा लूप जब मैग्नेटिक फील्ड रीजन में लाई कर रहा है तो इससे कोई फ्लक्स नहीं चेंज कर रहा। जब ये आगे बढ़ रहा है ना तो बस इसका पोजीशनिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इससे फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है। जब फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो 0। याद रखना, फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है लेकिन मोशन के चलते इसमें ईएमएफ जरूर होगा, मोशनल ईएमएफ। फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है, मोशन के चलते इसमें जरूर होगा मोशनल ईएमएफ, लेकिन नेट ईएमएफ क्यों होगा 0, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है। वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, नेट फ्लक्स चेंज। फ्लक्स चेंज कर नहीं रहा है तो नेट ईएमएफ 0, इंड्यूस करंट भी 0। ठीक है, इंड्यूस करंट भी